हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। क्लास 10th है। क्लास 10 का जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, जो कि बायोलॉजी में एक बहुत ज़्यादा टिपिकल माना जाता है। लेकिन डोंट वरी, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक एक पॉइंट्स को बहुत केयरफुली पढ़िएगा। बेसिक फंडामेंटल मुझे पढ़ाने हैं, बेसिक से लेके चलूँगा और इंशाल्लाह कॉम्पिटिशन में काम आएगा। AMU 11th एंट्रेंस हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी काम आएगा। सबसे पहले हम जाने व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को सबसे पहले हमें देखना है कि जेनेटिक्स आखिर होता क्या है। तो जेनेटिक्स जो टर्म लग रहा होगा आपको, वो लग रहा है बेटा जीन से बना है, जेनेटिक्स। तो यहाँ देखेंगे जो जीन है यहाँ पर, तो ये बना है जीन से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स? तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाऊंगा उसको। ये लिखा है स्टडी ऑफ जीन्स, वेरिएशंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ जीन्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तीन चीजों को यहाँ पर मैंने शामिल किया है, इंक्लूड किया है। इन तीनों चीजों को इंक्लूड करने के बाद में मैं बताऊंगा जेनेटिक्स होती क्या। तो बेसिक फंडामेंटल है, तो प्लीज केयरफुली इसको वॉच करते रहिए और लर्न करते रहिए। फर्स्ट, व्हाट इज जीन? जीन क्या है? जीन को सबसे पहले देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ एक छोटा सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस की सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है? जीन कहते हैं। अब ये इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, सबसे छोटी क्या है, ये होता क्या है, कहाँ लोकेट होते हैं, तो एक एक करके मैं डिफाइन करते चले जाऊंगा। देखिए तो अब आता है इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस को सबसे पहले देखिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज इनहेरिटेंस। ये लिखा है ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी कि एक जनरेशन से जो पेरेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि जो मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स मेरे अंदर है, उनसे मेरे यहाँ ट्रांसफर हो गए। तो वो जो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसको ले जाने में जो हेल्प करता है वो करता है जीन्स। तो वो जो ट्रांसफर है पेरेंटल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना और हमारे यहाँ तक हमारी बॉडी में पहुंचना, उनका ट्रांसफर करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। यानी कि जैसे ईयर लोग मेरी देखेंगे अलग है, किसी के लोग बिल्कुल ऐसे खिंची होती है, तो ये पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। किसी आईज कलर चेंज होता है, ब्लू होता है, ठीक है, येलो होता है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैकिश होती है, हेयर कर्ली होते हैं। तो कर्ली हेयर्स ये क्या है, सारे दे आर द पेरेंटल कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से स्टूडेंट्स में यानी कि उसी जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स फिर समझ लीजिएगा, जो इनहेरिटेंस उसका मीन्स है कि पेरेंटल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जैसे हेयर कलर, हेयर जो कर्ली हेयर्स होते हैं वो हो गया, आई कलर ब्लू होता है, येलो होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ये ईयर लोग का अटैच होना और मेरा है सेपरेट। तो ये क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर्स चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है इनहेरिटेंस कहलाता है। अब देखेंगे, तो मैंने बोला स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की सबसे छोटी यूनिट का नाम है जीन। अब ये जीन पाए कहाँ जाते हैं? देखिए लोकेशन ऑफ जीन्स, लोकेशन कहाँ होती है इसकी, कहाँ पाए जाते हैं? देखिए बेटा, अगर मैं कहूँ कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं, बेहतर पढ़े हुए आप, ठीक है। तो हर सेल में न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल को छोड़कर एक्सेप्शंस होते हैं, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ जो पेरेंटल कैरेक्टर्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे कहाँ होते हैं? वो खासतौर से ध्यान में जीन्स के अंदर होते हैं। जीन्स उसको ट्रांसफर करते हैं। अब ये जीन्स पाए कहाँ जाते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है? तो एक एक करके देते हैं। तो लोकेशन बता रहा हूँ, लोकेशन ऑफ जीन्स लिखा है यहाँ पर ऑन क्रोमोसोम। ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। अब व्हाट आर क्रोमोसोम? एक में से एक क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान में रखना प्यारे बच्चों के, अगर आप एक एक चीज को छोड़ते चले जाएंगे ना तो आपका कॉम्पिटिशन आपके लिए भारी पड़ जाएगा, आप उसको बीट नहीं कर सकते। तो एक एक सेंटेंस को, जैसे देखो एक सेंटेंस है स्टडी ऑफ जीन्स एंड वेरिएशन और इनहेरिटेंस। तो तीन अल्फाज को सबसे पहले समझना लाजमी था, क्योंकि हमें ये नहीं पता जीन्स होते हैं, हमें ये नहीं पता कि इनहेरिटेंस क्या, हमें ये नहीं मालूम कि व्हाट इज वेरिएशन। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? तो हमने रट लिया, रटना नहीं है, इसको समझना है। अगर आप उसको रटेंगे तो तोता नहीं बनना है, हमें कॉम्पिटिशन को बीट करना है। उसके लिए नॉलेज इज पावर, नॉलेज में उसको फीड कीजिए। फीड कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, टेंशन नॉट। देखिए मैंने
इससे पहले भी क्लिप बनाई है, उसमें मैंने कहा था कोई भी टिपिकल टर्म्स दुनिया का कहीं भी हो विद इन 20 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स याद हो जाता है। दुनिया का कोई भी टिपिकल टर्म लाइए और 5 टर्म्स को रिवाइज करना है। ऐसे रिवाइज करना है उसको कि कान सुन ले और जबान को महसूस हो बोल क्या रहे हैं, तो फौरन में फौरन क्या होगा आपको याद हो सकता है। 5 टाइम्स मिनिमम है, आप 10 टाइम्स करें तो ये याद हो जाता है। बार बार जिस चीज को दोहराएंगे वो आपको याद होता चला जाता है और यहीं के यहीं बैठकर आपको याद करना है। तो आज आपने 3 अल्फाज पढ़े, जीन्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जीन्स को मैं बता रहा था, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। इस लोकेशन क्या है, ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम पर। तो क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, तो 2 क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, यहाँ कहीं मैंने लिखा है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये प्रेजेंट न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कौन, जीन्स। अब जीन्स का प्रेजेंट है क्रोमोसोम के अंदर, तो क्रोमोसोम का वो भी जीन उसके अंदर होंगे। अब डायग्राम देखें, अगर हम कोई भी चीज देखेंगे बेटा, यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में बेटा देखेंगे यहाँ पर इसमें पोर्स पाए जाते हैं। ये डबल यूनिट मेंबर होती है, मैं सेल नहीं पढ़ा रहा, मैं बताना है थोड़ा सा स्पेशल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये जो हमारी है इसमें हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ जो पोर्स है उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ धागे की शक्ल में, यहाँ देखेंगे धागे की शक्ल में कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या कहते हैं इसको बेटा, दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, स्पेशली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। देखिए न्यूक्लियस जो पार्ट है पूरा, न्यूक्लियस पर सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, जो कि 2 डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। देन इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये धागे की शक्ल में क्रोमेटिन फाइबर होता है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, ये जीन्स क्या है, तो एक एक करके डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिएगा अब देखो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स हम जाने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे लिखा है बेटा क्रोमेटिन फाइबर। जैसे मैंने भी वहां बोला था कि न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमेटिन फाइबर, जो कि धागे की शक्ल थ्रेड लाइक होता है। यहाँ देखेंगे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर धागे की शक्ल में होता है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती चली जाती है, उसमें स्टेजेस होती है। सेल डिवीजन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ 11th क्लास में, तो वहाँ 4 स्टेजेस होती है। सेल डिवीजन भी 2 तरह का होता है, मियोसिस, माइटोसिस। मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या है, इस स्टेप आएंगे तो वहाँ बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये समझाना है क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको परेशानी होगी, मुझे वो नहीं करना, परेशान नहीं करना, ठीक है। तो देखो, तो क्रोमेटिन फाइबर में एक प्रोसेस चलता है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी, ऐसे ऐसे क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट टू क्रोमोसोम आफ्टर कंडेंसेशन। अभी कंडेंसेशन क्या है, देखो थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। कंडेंसेशन केमिस्ट्री वगैरह में यूज होता है। देखिए जैसे हम लोग ट्रांसपायरेशन पढ़ा है आपने, हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो ट्रांसपायरेशन का मीन से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जो एरियल पार्ट्स ऑफ द लीव्स है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, वहां से होता है उसमें स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटा क्या कहते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनके जरिए एक्सेस वाटर वेपराइज में एटमोस्फेयर में जाता है। कहाँ जा रहा है वो, पत्ती है, पत्ती से वेपराइज होता जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वेपराइज होकर एटमोस्फेयर के अंदर। तो वो वेपराइजेशन जब होगा तो क्या होगा जानते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत बारीक बारीक होती है, लेकिन कंडेंसेशन क्या होता है, वो धीरे 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 वो जमा होती जाती है और ड्रॉप बन जाती है वाटर की। जब वो ड्रॉप्स बन जाती है तो फॉल डाउन होता है, उसे हम कहते हैं बारिश। और आसान कर दूं आपको, देखिए कंडेंसेशन, एक अगर हम बोतल ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए जैसे मैंने बोला था बोतल ले लीजिए। बोतल हम जब कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है कि जहां तक, यहां मान लीजिए बहुत चिल्ड यहाँ पर लिक्विड है कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो जहां जहां तक ठंडा पानी रहता है जो उसमें वो यानी कि लिक्विड होता है, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए रख दीजिए। जहां तक आप रखेंगे तो वहां देखते हैं उसकी लेयर तक, जहां तक पानी मौजूद था, प्रेजेंट था, वहां से लेकर नीचे तक उसको पसीना सा आ जाता है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ कंडेंसेशन होता क्या है। तो जहां तक पानी था बहुत चिल्ड, जितना चिल्ड होगा इतना ही यहाँ पर क्या होता है, इसको पसीना आएगा
ऊपर का जो एरिया है यहाँ तक बिल्कुल पसीना यानी वाटर ड्रॉप्स नहीं आएंगे। ये पसीना ये नहीं कि इसको पसीना आ रहा है, पसीने का मीन्स है पानी यहाँ से बहने शुरू हो जाता है, जैसे हमारे पसीना आ रहा है। देखिए गर्मी हो रही है तो ये ऊपर के एरिया में पानी नहीं होता और ना यहाँ पर कोई पसीना आएगा यानी वाटर ड्रॉप्स नहीं होंगे, लेकिन नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, पानी मौजूद है, चिल्ड है एकदम। तो क्या होगा, यहाँ से लेकर नीचे तक चारों तरफ इससे क्या होगा, वाटर ड्रॉप्स आती है, नीचे देखिए पानी बहने लगता है। तो ये क्या है, ये भी कंडेंसेशन प्रोसेस है। जो वाटर ड्रॉप्स होती है छोटी छोटी सी, वो होता क्या है, वो वाटर ड्रॉप्स क्या करेंगी, यहाँ से इकट्ठी होती रहती है और नीचे तक फिर वो इकट्ठे होकर नीचे को बहने लगती है। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। जब छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाती है, तो क्या वाटर ड्रॉप्स बनकर नीचे आ जाती है, इसको हम कहते हैं रेनफॉल। तो बिल्कुल सेम याद रखना। ऐसे ही यहाँ पर हमारे जब क्रोमेटिन फाइबर में कंडेंसेशन होगा यानी कि सेल मैच्योर हो रही है तो इट कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम में बन जाता है। ठीक है, अब कैसे बनेगा थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मान लीजिएगा ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर है, इससे बन जाता है हमारा क्या बनेगा बेटा, इससे क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम से बनता है हमारा क्या बनेगा बेटा, ये डीएनए बनेगा। डीएनए से बनता है फिर हमारा जीन्स है। तो मैं इसी कर दूं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटिन फाइबर इट कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम आफ्टर कंडेंसेशन। अब क्रोमोसोम से डीएनए कहां से आ गया, अगर हम बेटा देखेंगे कि उसके अंदर के क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम का डीएनए कहां से आ गया, फिर जीन्स कहां होते हैं, तो ये भी टिपिकल होता जा रहा है। बहुत इजी समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, दिमाग को खोल के रखिए। देखिए बेटा ये मोटिवेशन क्लासेस भी रखता हूँ थोड़ी सी। अगर आप ये सोचोगे कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो इंशाल्लाह को समझ में नहीं आ सकता, मेरा नहीं किसी भी टीचर को समझ में नहीं आ सकता। पहले हम पॉजिटिव थिंकिंग लेके बैठे, ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेगेटिव लोगे तो कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बात को मेरी जिंदगी भर याद रखिएगा। हमेशा जब बैठे पढ़ने के लिए या देखने के लिए किसी भी क्लिप को, मेरी नहीं किसी की भी, तो वहाँ पर पहले थिंकिंग को पॉजिटिव कीजिए कि मुझे इस क्लिप से कुछ सीखना है। तो बेटा यहाँ देखिएगा, अब आपको लगेगा जैबिस ये टॉप मोस्ट है। अगर आपका 10th क्लास का ही ये पार्ट क्लियर हो गया ना, तो 12th में और अदर कॉम्पिटिशन्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यू कैन बीट एवरी कॉम्पिटिशन। लेकिन कब होगा, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, तो सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर कहाँ था हमारा, इस अंदर था, ठीक है, वहां से इसमें कंडेंसेशन हुआ तो कितना बदल गया, क्रोमोसोम बदल गया, डायग्राम इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, फिर ये डीएनए कहां से आ गया, तो डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, ये काम क्या करता है, इसका बहुत आगे पढ़ाऊंगा इससे क्लियर। ठीक है, तो डीएनए स्ट्रक्चर देखेंगे हम कैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का है, इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये स्पाइरली ट्विस्टेड होता है, एक दूसरे पर ओवरलैप करता है इस तरह का और पूरा टन बनाता है। तो ये होता है क्या, जनरली कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन पाई जाती है जो कि जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल ये भी है लेकिन ये भी इमेच्योर है, ये मैच्योर हो गया। ठीक है, ऑन क्रोमोसोम जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है तो ये भी मैच्योर हो जाता है कंडेंसेशन के बाद। क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है दिस इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन्स। तो जीन्स को हमने बोला था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये वो पार्ट है जो हाथों से हमारी इंफॉर्मेशन को रखा है और यही ट्रांसफर करता है। ठीक है, इस हम कहते हैं, इसे और एक नाम और देते हैं हेरिडिटी यूनिट भी कहते हैं उसको। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी यूनिट एक ही चीज है। ठीक है, हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है, सेम तकरीबन वही है। हेरिडिटी भी उसे कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल क्रेडिट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कॉल्ड हेरिडिटी। इनहेरिटेंस भी उसी का पार्ट है, उसी को ही कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखिएगा फिर वापस चलते हैं कहाँ, जीन्स आखिर होते हैं कहाँ। तो मैंने बोला जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन फाइबर में। ये मैच्योर कंडीशन, ये मैच्योर हो गया, उसका पार्ट निकाला हमने डीएनए का, तो इस क्रोमोसोम का तो डीएनए निकला, डीएनए का पार्ट होता है जीन्स और जिनको कहते हैं हेरिडिटी यूनिट। अब ये जीन्स फिर आते हैं वापस कि जीन्स होते क्या, तो जीन्स बेटा वो है जो अपने अंदर इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के अलावा इसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो, ठीक है, या पेरेंटल इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो। तो ये अपने अंदर स्टोर कर रखता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करता रहता है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या है, देखिए क्रोमोसोम पर जब ये पाए जाते हैं, ठीक है, अगर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, मान लीजिए इस लोकेशन को कोई जीन है, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर 4 फिंगर्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। मैं क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा तो पूरा क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा, वहां पे देखिएगा फिलहाल। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें कहते हैं क्रोमेटिड्स। नीचे के बटन से आ रहा है दिस वन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर और क्रोमेटिड्स में फर्क है। सेंट्रोमियर वो पार्ट है जहां पर अटैच हो जाते हैं क्रोमेटिड्स। मुझे वो डिस्कस नहीं करना है, ये है। अब यहाँ पर मान लीजिएगा कोई भी जीन मौजूद है, ब्लड ग्रुप के लिए हो, मसल्स के लिए हो, हेयर कलर के लिए हो, आई कलर के लिए हो,
या ब्लड ग्रुप के लिए, किसी के लिए भी हो, तो ये जीन्स की लोकेशन है। इस जीन की लोकेशन को हम कहते हैं लोकस और लोसाई। अब ये लोकस और लोसाई में क्या फर्क है? लोकेशन से बना है लोकस और लोसाई। लोकेशन का मीन्स कहाँ पर मौजूद है। दिस इज सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज प्लूरल फॉर्म। डोंट बी कंफ्यूज। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जीन्स क्लियर हो गया, टेंस मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या? तो वेरिएशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके जरिए हमारी आइडेंटिटी मौजूद रहती है। जैसे मेरे 3 भाई हैं, किसी के 5, किसी के 8, किसी के बहन भाई 4-5 बहनें, 2 भाई हैं, तो सारे के सारे ब्रदर्स जितने होंगे, ब्रदर्स सब अलग अलग होंगे, सब एक जैसे नहीं हो सकते, और जितनी बहन है वो सब अलग अलग होती है। तो ये जो वेरिएशन है उससे आइडेंटिटी होती है। अगर ये इंसान 5 भाई हैं और 5-5 एक जैसे होते तो इंसान की आइडेंटिटी ही होती। तो ऊपर वाले ने क्या किया, थोड़ा सा वेरिएशन रख दिया, थोड़ी सी चेंजेस कर दी, जिससे इंसान की पहचान हो जाए। मेहंदी सर हूँ मैं, मेरे भाई हैं, सारे एक जैसे होते तो पता कैसे लगता है आपको कि मेहंदी सर है। तो ऊपर वाले ने क्या किया, मेरे थोड़े से जीन्स के अंदर चेंजेस ला दी, जिससे मेरा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फेस कट मेरा चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वेरिएशन कहते हैं। उसे हम डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, और चेंजेस भी कह सकते हैं। अब ये भी क्लियर होगा, ठीक है। तो क्रोमैटिन फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? फाइन रिलैक्सर होकर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने बोला, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम होता क्या है। सिर्फ थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ, क्रोमोसोम अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है क्रोमा और दूसरा है सोमा। ये क्रोमोसोमा क्या है? दे आर द ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक टर्म्स हैं, यहाँ देखेंगे हम ग्रीक टर्म्स में, ठीक है। तो ये ग्रीक टर्म्स हैं, उसमें 2 पार्ट से बना क्रोमोसोम, ठीक है। दोनों को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो क्या बने? क्रोमोसोम बन जाता है। तो क्रोमो मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी। तो ये क्या होता है? कलर बॉडी होती है। कहाँ पाई जाती है? देखेंगे यहाँ डायग्राम से। अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो क्या है कि एक लिक्विड टाइप होता है, जेली लाइक होता है, वहां पर एक धागे की शक्ल में पाया जाता है। तो एक डार्क कलर बॉडी हो जाएगा, इसके मीन से डार्क कलर बॉडी है। कौन? क्रोमैटिन फाइबर। अब देखिए, तो जब ये मौजूद है तो इसका मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, परेशान मत होना। क्रोमोसोम अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि हमारे क्रोमोसोम होते क्या है, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो ये जो होते हैं खास तौर से कौन? क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, ये सब एक ही घर की फैमिली के पार्ट है, हमें समझना है। तो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, इनके नाम हो देते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियर कंपोनेंट ऑफ द सेल। न्यूक्लियर कंपोनेंट ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं, इसको न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसी से बना न्यूक्लियर कंपोनेंट। कंपोनेंट में से पार्ट छोटा सा, तो न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आ रहा है यहाँ पर, कि जो टर्म है क्रोमोसोम किसने प्रपोज किया था। तो यहाँ मैंने लिखा है W वॉल्डेयर। तो W वॉल्डेयर ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, इसको बनाया और फिर कहा कि क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बिकॉज दे आर द डार्क कलर बॉडीज, ठीक है। और एक नहीं होता, हर स्पीशीज के अंदर, तो नीचे लिखा हुआ है ऑलवेज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलवेज, ठीक है, क्रोमोसोम कांस्टेंट इन एवरी स्पीशीज। हर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम की क्वांटिटी फिक्स होती है, याद रखना इस पॉइंट को। हर स्पीशीज में क्रोमोसोम की क्वांटिटी फिक्स होती है। जैसे इन ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस में देखेंगे हम तो जानते हैं कितने होते हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ लिखे हुए हैं, उसमें लिखा है मेज, यानी कि जो भुट्टा होता है उसके अंदर जो होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें होते हैं 20, राइस में होते हैं 24, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एस्केरिस है, एस्केरिस के अंदर जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स, क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं, वो डिटेल आगे बताएंगे। उसमें ओनली 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो एस्केरिस की सोमेटिक सेल्स होती हैं उसमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कैट में 38 होंगे, डॉग में 78 होंगे, फ्रूट फ्लाई में 8 होंगे, हाउस फ्लाई में 12 होंगे, रैट में 42 होंगे, मैन के अंदर, इंसान के अंदर 46 होंगे, ठीक है। फर्न की स्पीशीज होती है उसके अंदर बहुत होते हैं, कितने? 1260, 1260 होते हैं इसके अंदर। एप्पल में 34 होते हैं, पोटैटो में 48 होते हैं, बटरफ्लाई में 380 होते हैं, हनीयन के अंदर 16 होते हैं। तो ये जितनी भी स्पीशीज है एक फिक्स है, ये नहीं कि मेहंदी सर के अंदर, मेरे अंदर कल 46 थे उसके बाद में 48 हो गया, नेवर, हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर बर्थ से पहले, जैसे एम्ब्रियन के स्टेज में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं हम लोग, वो हम प्रेगनेंसी कहलाती है, तो फीटस स्टेज में ही अगर क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए तो बेटा वहाँ तो वेरिएशन हो सकता है, लेकिन नॉर्मल स्टेज में कभी भी इनमें चेंजिंग नहीं हो सकती है।
तो इस पॉइंट को याद रखिएगा बहुत प्यार से कि हर स्पीशीज में क्रोमोसोम की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा फिक्स होती है। इस पॉइंट को याद रखिए। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आगे पढ़ाऊंगा।